जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। कोशिश हमेशा हद से ज्यादा करो। किस्मत भी रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि एक रेडमी का नोट 9 मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर बैटरी बैकअप का इश्यू है। तो जब भी कभी बैटरी बैकअप का इश्यू है और उस टाइम जब आपकी प्राइमरी ओके है और सेकेंडरी में कोई दिक्कत है, तब किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, कैसे समझना है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। आप वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपने मुझे प्यार दिया, जो कमेंट किया, जो लाइक किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से ही आप अपना प्यार इस तरह से बताते रहिए और हम इस तरह से ही आपके लिए केस स्टडी लेके आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप से क्लास है। आप यहाँ गुजरात जामनगर में ऑफलाइन के लिए भी आके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी का क्लास यहाँ डिटेल में ले सकते हो। यहाँ हार्डवेयर में पूरा हैंड स्किल, डबल डेकर या पेस्टेड, नॉन पेस्टेड जो भी है, उसको पूरा डिटेल में आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक मंथ के लिए हाफ डे थ्योरी होती है और हाफ डे प्रैक्टिकल होता है। पूरा एक मंथ आपको पूरा प्रैक्टिकल का मौका मिलता है। दोस्तों, आप अपने कस्टमर के सेट भी यहाँ लेके आ सकते हो। आपके सामने ही हम रिपेयर करके बताते हैं। कुछ आप करते हो, उसमें पूरा गाइड करते हैं। आप अपने हाथ से ही अपना ये मोबाइल आप रिपेयर कर सकते हो। और हमारे सॉफ्टवेयर में जो यूएसबी से जो काम होता है सॉफ्टवेयर में, वो पूरा डिटेल में फ्लैशिंग, अनलॉकिंग बताई जाती है, पूरा बेस टू एडवांस। और इसमें जो ईएमएमसी प्रोग्रामिंग की बात करें तो यूएफएस तक का पूरा हमारा प्रोग्रामिंग का क्लास इसके अंदर यहाँ चल रहा है। और मिपी टेस्टर हो गया, या जो हमारा इजीजेटेक हो गया, या यूफी बॉक्स हो गया, ये सारे डिटेल के साथ हम बताते हैं। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हो और अपना एडमिशनशिप बुक करवा सकते हो। दोस्तों, आप फी पे मत जाइए। अगर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी इतना ज़्यादा जो सीखने को मिलता है तो थोड़ा फी कॉस्टली लग सकता है, लेकिन एक बार आप कोर्स करिए और देखिए। अगर आप खाली हार्डवेयर लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, खाली सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हो, और कॉम्बो तीनों कोर्स लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। आपको यहाँ खाने रहने की भी बहुत अच्छे से सुविधा मिल जाती है, जो हमारे क्लास के बगल में ही ये चीज़ है। तो चलिए, हम ज़्यादा बात ना करके इस वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो और आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से नए नए सॉल्यूशन है मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आपको मिलता रहे। चलिए, हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर एक बार हमारे मार्च 2023 बेंच के साथ एक केस स्टडी लेके आए हैं। हमारे पास एक मोबाइल है जो कल मुझे एक कस्टमर ने दिया है, मतलब एक टेक्नीशियन ने दिया है। उस टेक्नीशियन ने एक कस्टमर को दिया था। मोबाइल है रेडमी नोट 9। ये मोबाइल के अंदर वैसे कोई इश्यू नहीं है, मतलब मोबाइल ऑन करोगे तो सब कुछ इसके अंदर चलता है। इसमें नेटवर्क भी है, कॉलिंग भी होती है, या सारा चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट चलता है। ऐसा
उस टेक्नीशियन का कहना है। एक इश्यू है इसके अंदर प्रॉब्लम कि जब मोबाइल को ऑन करते हैं तो बैटरी इसके अंदर जल्दी से लो हो जाती है, बैटरी बैकअप का इसके अंदर इश्यू है। दूसरा इश्यू इसमें हीटिंग का है, यानी कि इसके अंदर उसका जो मेन PMIC है ये काफ़ी हद तक हीट हो जाती है। जैसे कोई अगर यूज़र है तो वो यूज़ करने में भी डरता है, इतना हीट हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी को भी हीट कर देता है। लेकिन यूज़ करोगे तो चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, बस हीटिंग का इश्यू है। और बैटरी बैकअप है वो करीब करीब 2 घंटा 3 घंटा, मतलब सुबह अगर फुल चार्ज है तो दोपहर तक पूरा डिस्चार्ज अपने आप बैटरी हो जाती है मोबाइल ऑन करने के बाद। जब मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में होता है तब कोई हीट नहीं होती है, सिर्फ स्विच ऑन कंडीशन में ही बोर्ड हीट होता है। और स्विच ऑफ कंडीशन में अगर बैटरी चार्ज लगा के भी आप रखोगे तो कोई इसके अंदर बैटरी लो का इश्यू नहीं है, बैटरी बैकअप का इश्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऑन कंडीशन में ही ऐसा चीज़ है। तो जब उस टेक्नीशियन ने मुझे दिया, उसका ऐसा कहना था कि ये कंडीशन है, जो कस्टमर ने उससे ऐसी बात की थी। उसके बाद उसके अंदर जो पावर IC उसके अंदर हीट हो रही थी तो PMIC को एक बार उसने चेंज किया है, ऐसा उसने कहा है कि मैंने इसका PMIC चेंज कर दिया है। फिर भी दूसरा पावर IC नया लगाने के बाद भी प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही है कि PM बहुत हीट हो रहा है और मोबाइल अच्छे से चल रहा है, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो मैंने जब चेक किया और PM इसके अंदर हीट हुई है लेकिन ऐसे केस आगे भी मैंने इसके अंदर सोल्व किए हैं, तो सोचा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉल्ट है और एक नॉलेजेबल फॉल्ट है, तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके सामने ही ये लाइव केस बनाते हैं। तो ये मोबाइल के अंदर Redmi Note 9 ये मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर और ऐसे और कोई मोबाइल के अंदर जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए, यानी कस्टमर आपको बोले कि इस तरह से बैटरी बैकअप नहीं रहता है और इसके अंदर हीटिंग बहुत हो रही है, और जब आप इस तरह से देखते हो कि पावर IC हीट हो रही है, और मैंने आपको आगे बात किया कि स्विच ऑफ कंडीशन में मोबाइल को रखते हो तो कोई हीटिंग नहीं है, स्विच ऑन कंडीशन में हीट हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा असर ये है कि इसकी प्राइमरी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत होती तो स्विच ऑफ कंडीशन में भी बैटरी लो हो जाता और स्विच ऑफ कंडीशन में भी हीटिंग इश्यू आता। लेकिन स्विच ऑफ कंडीशन है तो कोई हीटिंग इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब स्विच ऑन करते हैं तभी इसके अंदर प्रॉब्लमें जनरेट होती है। उसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारा प्रॉब्लम सेकेंडरी लाइनों से है। कहाँ से है? सेकेंडरी। मोबाइल के अंदर 2 टाइप की वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, एक प्राइमरी जो बैटरी की लाइन जहाँ जहाँ जाती है वो, और एक पावर IC के द्वारा जनरेट की गई जो सप्लाई है जिसमें LDO और बक वोल्टेज होते हैं, वो सेकेंडरी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो मोबाइल में प्रॉब्लम है ये हमारी सेकेंडरी लाइनों में दिक्कत होने से ये चीज़ें है। और हीटिंग हो रहा है उसका मतलब कि इसके अंदर एक और भी है कि इसमें शॉर्टिंग है, ये पक्का है। जब कोई IC हीट हो रही है तो उसमें ये भी हो सकता है कि लोड हद से ज़्यादा हो गया है, तो पावर ICO पे हीट होती है। पावर IC की जितनी देने की कैपेसिटी है उससे कोई ज़्यादा मांग रहा है, इस वजह से पावर IC क्या हो रही है, इसमें हीट हो रही है। तो इस तरह से पहले कभी भी कोई मोबाइल आपके हाथ में रिपेयर में आए और कस्टमर जो आपसे बात करे, कस्टमर के बातों से ही डायरेक्ट आपको हार्डवेयर में एक्शन नहीं लेना है। कई बार उसको ज़्यादातर पता नहीं होता है, ये जो टेक्नीशियन नहीं है, यूज़र है, तो टेक्नीशियन के हिसाब से आपको चेक करना चाहिए, ना कि इसके अंदर डायरेक्ट कस्टमर बोले इस तरह से। तो हमने अगर कस्टमर ने ऐसा बोला कि ये बोर्ड हीट हो रहा है और हम खोल के देखते हैं पावर IC हीट हो रहा है, सीधा पावर IC चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी केस प्रॉब्लम आपके सामने आए जो इसमें है, क्या इश्यू है मैंने बताया कि मोबाइल को ऑन करते हैं तो ही इसके अंदर PMIC हीट हो रही है, स्विच ऑफ कंडीशन में इसके अंदर हीट नहीं हो रही, यानी कि प्राइमरी में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सेकेंडरी में है। अब सेकेंडरी को भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट के समझते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर इसका सेकेंडरी का हिस्से में प्रॉब्लम होता तो सेकेंडरी कितने टाइप की है, कितने वोल्टेज बनाती है, किस किस को ये वोल्टेज दिया जाता है, ये सारा चीज़ें थोड़ा नॉलेजेबल आपके पास बेस प्रैक्टिस ये थोड़ा ज़रूरत है। तो
यहाँ जिसने पीएम डायरेक्ट चेंज किया है फिर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है, तो पहले थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। क्या सोचना चाहिए कि हमारे पावर आईसी से जो सेकेंडरी वोल्टेज बनती है ये एक हमारे सिस्टम को ऑन करने के लिए बनती है, और एक हमारे ऐसे जो एप्लीकेशन सर्किटें है लाइक कैमरा देखो, हेडफोन देखो, साउंड सेक्शन देखो, ग्राफिक सेक्शन देखो, उसके बाद मोबाइल में ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन है, बहुत सारे मोबाइलों में सेंसर है, नेटवर्क सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसके अंदर मोबाइल को एक ऑन होने के लिए, सिस्टम को रन होने के लिए उसके अंदर इसका ना होना भी मोबाइल सिस्टम ऑन हो सकता है। तो सेकेंडरी वोल्टेज एक पावर आईसी, पावर मॉड्यूलेटर आईसी है, उसमें से दो टाइप की बनती है। एक सेकेंडरी ऐसी बनती है जो मोबाइल को ऑन होने के लिए ज़रूरत होती है, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, क्लॉक सर्किट वगैरह के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज ना बने तो बोर्ड डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड होता है, या ऑन होने में इश्यू आता है, जैसे मोबाइल रिस्टार्ट या मोबाइल ऑन होके ऑफ हो जाना, ऐसी कंडीशन हो जाती है जब हमारी कोई डेड सर्किट यानी मोबाइल ऑन होने के लिए जो वोल्टेज में प्रॉब्लम होगी सेकेंडरी में, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर कहना ऐसा है कि पूरा ऑन है और सब चलता है। अभी मैं आपके सामने चेक करके भी बताता हूँ, मैं भी देखा कि इसके अंदर ये सब चल रहा है। तो अब आपको क्या सोचना है कि मोबाइल के अंदर आपको उस सप्लाईयों पे डाउट नहीं करना है जो सप्लाई मोबाइल को ऑन होने के लिए जवाबदार है, क्योंकि ऑन है। हमारी सेकेंडरी लाइन में बहुत एलडीओ और बहुत टाइप के बक होते हैं, जिसमें कुछ बक और कुछ एलडीओ ऐसे होते हैं जो मोबाइल को ऑन होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बाकी कुछ बक और एलडीओ ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल को ऑन होने के लिए नहीं, लेकिन उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए, काम करने के लिए ये वोल्टेज होते हैं। वो भी दो टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक ऑलवेज होते हैं, एक प्रोग्रामेबल होते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर से ऑन होने वाला वोल्टेज, और एक ऑलवेज जो पावर की प्रेस करने से कंटिन्यू रह जाता है, ऐसे वोल्टेज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल के अंदर क्या कैमरा का होना जरूरी है एक मोबाइल को ऑन होने के लिए? क्या टच पैड का होना जरूरी है मोबाइल को ऑन होने के लिए? क्या इसके अंदर डिस्प्ले का होना जरूरी है? क्या मोबाइल के अंदर नेटवर्क आना जरूरी है मोबाइल को ऑन होने के लिए? क्या मोबाइल में ब्लूटूथ वाईफाई होना जरूरी है मोबाइल को ऑन होने? ऐसे बहुत सारे कितने सेक्शन है। तो हमारा पावर मॉड्यूलेटर एक आईसी जो है वो ना मोबाइल को ऑन होने के लिए ही यूज किया गया ऐसा नहीं है, बाकी मोबाइल के अंदर और फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल अगर ऑन है, और एक बार मैं आपको पावर की प्रेस करके बताता हूं, देखिए ये मोबाइल, देखिए मोबाइल ऑन है बराबर। अभी हम सब चेक भी करेंगे। तो ऐसे जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मोबाइल के अंदर हर एक एप्लीकेशन को यूज करके ये देख लेना है कि हमारी कोई एप्लीकेशन बंद तो नहीं है, ताकि आपको फॉल्ट समझने में इजी लगे, आपको एरिया तय हो जाए कि मुझे किस एरिया में काम करना है, किस एरिया में काम नहीं करना है। जैसे मोबाइल को ऑन करके एक बार सिम लगा के नेटवर्क चेक कर लीजिए, एक बार कैमरा चेक करिए, एक बार ब्लूटूथ वाईफाई चेक करिए, एक बार ऑल टाइप के सेंसर चेक कर लीजिए। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी सेकेंडरी में दिक्कत होगी तो कोई ना कोई तो कोई डिस्टर्ब हुआ होगा, चाहे कैमरा बंद हो गया होगा, चाहे ब्लूटूथ वाईफाई काम नहीं करता होगा, चाहे कोई ऑडियो में प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई नेटवर्क का इश्यू होगा, ये सारा चीज़ें हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ऐसे केस में जब मोबाइल ऑन हो और पावर आईसी हीट हो रही हो तो आपकी सेकेंडरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये पक्का है। लेकिन किस सेकेंडरी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक पावर आईसी के अंदर किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60 सेकेंडरी वोल्टेज है। उनमें से किस पे डाउट करेंगे, किस पे ना करेंगे, ये भी एक नॉलेज होने की बात है। यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग को समझना और मोबाइल को रिपेयर करना दोनों अलग अलग बात। ये मोबाइल कोई भी आदमी अगर कर सकता है जो नॉलेज नहीं रखता है ये भी, लेकिन उसको ट्राई करना पड़ता है, ये बदल दिया, ये निकाल दिया, ये कर दिया। और जिसको इसका सही नॉलेज है वो पूरा टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद ही प्रॉपर फॉल्ट तक जाता है। एक डॉक्टर है जो मेडिसिन है, जो दवाई दे के काम करता है, और एक सर्जन है जो पूरा डिटेल में कोई चीज़ को समझ के काम करता है। तो आप कोई मेडिसिन के पास जाओ तो बस आपको फॉल्ट बोलना है कि मुझे पेट दर्द है, सर दर्द है या ये चीज़ है, तो उस हिसाब से वो आपको टेबलेट दे देता है, दवाई दे देता है।
और एक सर्जन के पास जाओ तो सर्जन क्या कहता है कि डायरेक्ट दवाई नहीं देता है, पहले आपको टेस्ट करता है, फिजिकली टेस्ट करता है, उसके बाद थोड़ा उसको लगता है तो ऐसे भी बोलता है कि आप ये रिपोर्ट लेके आओ, है ना, उसके अंदर रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में जो चीज है उसके मुताबिक वो उसकी दवाई करता है, जो भी है वो आपको बताता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसके पास जाओ वो आपको सीधा दवाई देता है, वो थोड़ा टेस्ट करता है, देखता है, आपसे बातें करता है, उसके बाद इसके अंदर ऐसा लगता है कि इसकी रिपोर्ट की ज़रूरत है तो रिपोर्ट भी देखता है, उसके बाद उसके अंदर वो समझता है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है अगर एक मेडिसिन डॉक्टर होता है और एक सर्जन होता है, उन दोनों लोगों में। मेडिसिन को कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुरंत दवाई देता है, लेकिन इसको पहले सारा चीज़ें अच्छे से देखता है, उसके बाद इसके अंदर रिपेयर करता है। तो हमें भी एक एज ए इंजीनियर के नज़र से बोर्ड को अगर हैंडल करे तो काफ़ी हद तक आपको इसके अंदर इजी हो जाता है। तो इस मोबाइल के अंदर मैंने इसमें सिम लगा के देख लिया है कि नेटवर्क भी आ रहा है, मैंने ब्लूटूथ वाईफाई को भी चेक कर लिया है, ऑन है, मैंने कैमरा भी देखा था, कैमरा भी ऑन है, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सब सेक्शन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है इसमें, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने जब टेस्ट किया तो मैंने ऐसा क्या देखा जिससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे कहाँ से चालू करना है। मतलब इस फॉल्ट को मैंने ओपन मोबाइल खोला भी नहीं और डायरेक्ट बाहर से ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इसी चीज़ों को चेक करना चाहिए। लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँच सका और आपको कैसे सोच रखनी है। देखिए, जब आप कोई ऐसे वातावरण में, ऐसे ग्रुप में, या आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो तो आपका एक सोच अलग होता है, लेकिन आप शॉर्टकट जैसा इस तरह से आप रहते हो। मतलब जब आपको कोई सही गाइड करने वाला, सही मार्गदर्शन वाला नहीं मिलता है और आपका चलने का हुनर है तो आप रास्ते में अपनी मंजिल तक जाने के लिए बहुत भटक के या बहुत परेशानियों से जाओगे। लेकिन कोई एक सही गाइड पे, सही रास्ते पे कोई सही रास्ता बताने वाला हो तो आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए इजी होता है, आपको उधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम मोबाइलों को किस तरह से सोचते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें होती है। अभी देखिए, इस मोबाइल के अंदर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये मोबाइल ऑन है, बराबर, मोबाइल ऑन है। इस मोबाइल के अंदर सबसे पहले हम कैमरा ऑन करते हैं। कैमरा ऑन करने के बाद इसके अंदर एक एरर आ रही है, जो कि ये एरर पढ़ सकते हैं आप। This device is too not now। एक सेकंड में देखिए, जल्दी से जा रहा है, एक बार इसके अंदर बता देते हैं कि आप एरर देखिए, तुरंत चला गया। एक बार देखिए, चला गया है। तो इसमें जो एक एरर आ रही है वो टेम्परेचर की एरर आ रही है। कौन सी एरर आ रही है? जैसे कैमरा ऑन करते हैं तो टेम्परेचर इसके अंदर हो रहा है, 3 सेकंड में फिर कैमरा बाहर निकल जा रहा है। ये टेम्परेचर की एरर इसलिए आ रही है कि इसमें पावर आईसी काफ़ी हद तक हीट हो रही है और इसका जो पीएम है उसके नीचे ही सीपीयू है, तो इस हिसाब से उसमें टेम्परेचर रजिस्टर जो अंदर सेंसिंग होता है, इसका वीडी वोल्टेज चेंज हो जाने से ये इश्यू आता है। मतलब ये कोई टेम्परेचर सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पावर आईसी हीट हो रही है, इतनी हीट हो रही है कि कोई सेंसिंग सर्किट उसको सेंस कर रही है, थर्मल सर्किट, इस वजह से ये इश्यू आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पीएम बहुत हीट हो रहा है। तो यहाँ ये चीज़ें है कि अब ये जो चीज़ हो रही है, कैमरा में एरर आ रही है। मैंने जब मोबाइल ऑन किया था, ऑन करने के बाद करीब करीब 10 मिनट आपके सामने इसके अंदर बातें की। मोबाइल ऑन था, 10 मिनट करीब करीब आपके सामने बातें की। उस टाइम पावर आईसी इतनी हद से ज़्यादा है, 10 मिनट में हीट हुई है, इस वजह से ये एरर है आई है। अगर हम मोबाइल को ऑफ करके तुरंत
कैमरा जब ऑन होगा तब कैमरा चेक करेंगे, तब मोबाइल के अंदर कैमरा में ये एरर नहीं होगी। थोड़ा हीटिंग जो है वो हो जाने के बाद हो सकती है ऐसे एरर। जबकि इसके अंदर सिम लगाएंगे तो कॉल आती जाती सब है, बाकी सब कैमरा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हीट हो गया है ज़्यादा, इस वजह से ये चीज़ है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले फिर से एक बार थोड़ा ठंडा करते हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा बैटरी निकाल देते हैं। बैटरी निकालने के बाद इसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐसे जो केस है हम बात कर रहे थे, तो जब तक आपके अंदर सेकेंडरी वोल्टेजों का जब आपको बेस पता नहीं है, या फिर सेकेंडरी वोल्टेज का जब सीक्वेंस पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि वोल्टेज कब बनते हैं, कौन से वोल्टेज मोबाइल को क्या फंक्शन के लिए बनते हैं, कौन से वोल्टेज में क्या होता है, तो क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ें तब पता चलता है जब आपको वोल्टेज के बारे में पता हो, जब आपको सीक्वेंस के बारे में, पावर आईसी कैसे काम करती है उसके बारे में पता हो। और ये भी सारा चीज़ें आपको ये भी देखना है कि कोई एक पावर आईसी को समझ लेने से ऐसा नहीं होगा कि सारा चीज़ें हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मोबाइल फील्ड में एंड्रॉयड बोर्ड में अलग अलग चिपसेट है। जैसे क्वालकॉम का एक सीरीज है, एक हमारा MTK का है, उसी तरह एक हेक्साइनोस है, उसी तरह हम SPD है, स्पेक्ट्रम, और इसी तरह और भी एक दो प्रोसेसर भी चल रहा है मार्केट में। तो उस हिसाब से उस प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर आईसी की डिजाइन की गई है। और हर एक पावर आईसी, हर एक प्रोसेसर के पास अलग अलग लोड है, तो हर एक पावर आईसी के पास पावर रेगुलेटर सर्किट भी अलग अलग है, सबका सीक्वेंस अलग अलग है। तो आपको इसके अंदर पावर आईसी ब्रांड के ऊपर काम करना है कि MTK में क्या होना चाहिए, क्वालकॉम में क्या होना चाहिए, हेक्साइनोस में क्या होना चाहिए, तब जाके आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकोगे, उसको समझ सकोगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये Redmi Note 9 मोबाइल है, उसमें जो PMIC है, ये PMIC जो MT6358 IC है। एक बार हम इसके अंदर देख लेते हैं। देखिए आईसी का मैं नंबर बताने की आपको कोशिश करता हूँ। कौन सा है? MT6358। तो इस मोबाइल में MT6358 आईसी है। अब एक बार हम फिर से इस मोबाइल को पावर की प्रेस करके ऑन करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या था, टेम्परेचर एरर आ रही थी, इसलिए वो हीटिंग हो रहा है। तो आप इसमें वो टेम्परेचर की एरर इसलिए है कि इसमें PM इतना काफ़ी हद में हीट हो जाता है। पीछे CPU है, उसके बगल में कुछ टेम्परेचर सेंसिंग लाइनें हैं, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। देखिए इसमें कैमरा अभी चालू है, बराबर। इसमें आगे का कैमरा भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा आगे वाला कैमरा भी चल रहा है ना इसमें। अब देखिए ये बैक कैमरा, ये बैक कैमरा, बराबर। अभी देखो है एरर नहीं है ना। पहले क्या आ रही थी, क्यों आ रही थी? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था ना। मोबाइल ऑन करके हमने क्या किया था, ज़्यादा थोड़ा बातें की थी, तो उसके बीच में पावर आईसी तो कंटिन्यू हीट हो रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ, बराबर। तो इस वजह से अभी इसके अंदर कैमरा जो है वो रन हो रहा है, मतलब बैक कैमरा भी अच्छे से काम कर रहा है और फ्रंट कैमरा भी अच्छे से काम। अब देखो अब एरर आने लगी, इतना टाइम हुआ ना, अब क्या हो गई, ये एरर आने लगी। तो ये कंडीशन है। अब हम इसको कैसे समझे, ऐसे प्रॉब्लम को समझने के लिए हम किस तरह से इसको समझते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए पहले आप
यहाँ कोई एक टेक्नीशियन इधर आ जाइए, पहले थोड़ा मुझे यहाँ टेस्ट करने के लिए हेल्प करिए। कौन आएगा? जी आप आइए। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिंटू साहनी है। और कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जी आप इधर आ जाइए। इसमें सबसे पहले अभी मैंने बैटरी कनेक्टर बोर्ड से अलग कर लिया है। ये जो हमारा PMIC है, ये पावर IC, एक बार आप देखिए। बराबर दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, इस PMIC जो है ना, उस पे रोजिन लगा दीजिए। रोजिन का जो स्मोक है वो लगा दीजिए। नीचे शोल्डर है उधर, यहाँ थोड़ा ये से इमेज रख के आप पे PM को रोजिन लगा दीजिए। अभी हमने क्या किया, पावर IC पे रोजिन का स्मोक लगा दिया, ये देखने के लिए कि पावर IC हीट हो रही है, कैसे हो रही है, और ये देखना भी जरूरी है। अब देखो, हम पहले इसके अंदर पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे। 1 मिनट, बराबर। अभी आप बैटरी लगा दीजिए ये, और यहाँ बताइए बैटरी लगाया हुआ है। देखो ये बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद पावर IC हीट नहीं हो रही है। देखो ऐसे थोड़ी देर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर IC अभी हीट नहीं हो रही है डायरेक्ट, बराबर। उसके बाद जैसे ही हम पावर की को प्रेस करेंगे, यानी मोबाइल को ऑन करेंगे, हीटिंग होना उसके बाद स्टार्ट होगा। एक बार आप पावर की प्रेस ऐसे ही रखिए और पावर की को प्रेस करिए। यहां आप प्रेस करके ऐसे, यहाँ है ना, प्रेस करके पावर की को प्रेस करना है। जी अब रखिए, वाइब्रेट हुआ ना। अब थोड़ा मोबाइल देखो है, हीट हो रहा है ना। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो PM है ऐसे, ये बराबर, इस पावर IC के ये हिस्से से हीटिंग स्टार्ट हुआ, ये हिस्से से ऐसे, मतलब आपका हीटिंग इस एरिया में होता था, मिडल में, इस जगह हुआ है ना। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसका बैटरी पहले हटा लेते हैं। बैटरी हटाने के बाद इसको थोड़ा क्लीन कर दो, और नॉच पॉइंट किधर है उसका ये देखते हैं। आप एक बार उसको बताइए कि इसमें नॉच पॉइंट इसका किधर है। थोड़ा सा हीट दीजिए ताकि वो सूख जाए, वो जो है ना ब्लोअर से थोड़ा हीट दीजिए बस। अभी भी क्लीन नहीं हुआ है, एक बार उसको फिर से क्लीन करिए। ऊपर वो रोजिन का है, अब थोड़ा हीट दीजिए। अब नॉच पॉइंट किधर है दिखता है? हाँ इधर है, देखो नॉच पॉइंट। हाँ थोड़ा बोर्ड क्रॉस करे, हाँ ये रहा, इधर है ना, बराबर नॉच पॉइंट। तो हमारा जो इसका नॉच पॉइंट है, जहाँ से हम 1 नंबर काउंट करके है, ये कोने में है, इधर नॉच पॉइंट इधर है, बराबर। अब एक बार देखते हैं कि इसको समझना कैसे है। इस मोबाइल के अंदर पावर IC इस एरिया में हीट हो रही है। ये IC ऑलरेडी पहले एक बार बदल चुकी है, यानी ये दूसरी IC है, उसका अंदर पहले थी, एक टेक्नीशियन ने उसको चेंज किया है, फिर भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। पावर IC का ये हिस्सा हीट हो रहा है, ये वाला, बराबर। तो अब हमें एक बार इसके अंदर उसके डायग्राम का सहारा लेके एक बार समझते हैं उसको, कि सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट ओपन करना है। जैसे नहीं सर्जन रिपोर्ट लेते हैं पहले, ऐसे रिपोर्ट पहले हमने देखा कि इसको ये एक मान ली कि कस्टमर है, उसने बोला कि मुझे दर्द है, दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उसने बोला इस जगह पे दर्द हो रहा है। तो हमने देख लिया कि इसको इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है। अब इस जगह पे दर्द होने का क्या मतलब है? उस जगह पे
दर्द होने का मतलब क्या है, अब हम थोड़ा डॉक्यूमेंट यानी रिपोर्ट देखते हैं उसका। तो सबसे पहले मुझे एक चाहिए आईसी की डाटा शीट MT6358। कौन सी आईसी है? 6358। तो एक डाटा शीट इसका ओपन कर लेते हैं, बराबर। एक आईसी का डाटा शीट ये ओपन कर लिया। उसके बाद एक मुझे इसके अंदर उसका स्केमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो डायग्राम है स्केमेटिक, ये मोबाइल कौन सा है? MI Note 9, बराबर। तो MI का मोबाइल है, इसमें रेडमी का है। रेडमी में नोट सीरीज MI Note 9, ये MT के, ये वाला MT के बेज वाला, बराबर। ये चीज़ है, मतलब यहाँ मैंने अभी इसके अंदर इसका जो स्केमेटिक है वो ओपन किया है। इसमें ही इसका लेआउट सर्किट है। आप देखिए, अभी सबसे पहले इसके अंदर ये हमारा PM था। अगर आपको वहाँ नोच पॉइंट नहीं दिखता है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये जो PM आपको दिखाई दे रहा है, ये PM का यहाँ आपको जो राउंड दिया है, मतलब ये नोच पॉइंट है। हमारा आईसी इधर हीट हो रहा था, इस जगह पे, बराबर। अब हमें यहाँ सबसे पहले डाटा शीट से उसकी आईसी की पिन आउट होगी। उस पिन आउट से हमें पहले ये देख लेना है कि यहाँ कौन कौन सी पिन है, इस जगह पे, इस एरिया में आईसी की कौन सी पिन है, क्योंकि हीटिंग वहाँ हो रही है, लोड उधर पड़ रहा है। तो हम इसके लिए इसकी डाटा शीट में जाते हैं और डाटा शीट के अंदर हम देखते हैं कि देखो ये डाटा शीट है, बराबर। इस डाटा शीट के अंदर इसका एक नंबर यहाँ से, इसलिए यहाँ नोच पॉइंट है, यहाँ नोच पॉइंट था। इसको ऐसे घुमाएंगे तो नोच पॉइंट इधर आ जाएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो नोच पॉइंट इधर आ जाएगा। तो नोच पॉइंट नीचे था, इसके ऊपर के एरिया में हीट हो रहा था, मतलब नोच पॉइंट ऊपर है तो इसके इस एरिया में हीट हुआ है ना। हमारे मदरबोर्ड में नोच पॉइंट इधर है तो इसलिए इधर हीट हो रहा है। इसमें यहाँ नोच पॉइंट एक नंबर इधर है तो इधर हीट हो रहा है, इधर, बराबर। तो यहाँ थोड़ा उसको जूम करके देखते हैं। इसका जो हीटिंग एरिया था वो इतने में है, ऐसा हुआ ना। इसका देखिए फिर से, इसका यहाँ से लेते हैं 6 नंबर से लेके इसकी 12 नंबर मिडल में, यहाँ ही है ना, यही मिडल हुआ ना, क्योंकि आपका हीटिंग कहीं करीब करीब यहाँ से ही हुआ था। तो इसका 6 नंबर से लेके इसकी 12 नंबर के बीच में जो यहाँ वो कुछ नाम लिखा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसको डायग्राम में फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है चीज़ें आपको मुझे बताते जाना है इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा यहाँ वो पॉइंट लिखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले 6 नंबर में ऊपर का पॉइंट क्या लिखा है? 6 नंबर में ऊपर का हाँ, VCAM-A1, बराबर। उसके अंदर एक ये लिखा है, ये पॉइंट 1 नंबर। उसके बाद दूसरा 2 नंबर, आप उधर रहो, आप वहाँ उंगली टच करते जाओ, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। हाँ, हमने क्या लिखा? VUSB, जो 8 नंबर में ऊपर की लाइन, हाँ ये लिखा हमने, ये वाला, बराबर। अब आपको इसके बगल वाला, मतलब आपको है ना वो हाथ से इधर टच करना है, आपको इधर देखना है। हाँ ऐसे हमने लिखा ये, बराबर। आप अभी इस साइड से बोलते आइए, क्या है? कोई बात नहीं, उधर ये जो लिखा हुआ चीज है, बराबर, ये सब हमारी सेकेंडरी वोल्टेज के अलग अलग नाम हैं और ये सब LDO वोल्टेज है। अब ये कैसे पता? तो ये हमें यही तो पढ़ना है, यही तो समझना है। जब कोई एक ऐसे टेक्नीशियन इसको हैंडल करता है जो सप्लाईओं की नॉलेज रखता है, उसको सब पता होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। जब कोई टेक्नीशियन इसको
पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या लिखा है, बराबर। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसी लाइन में से कोई शॉर्टिंग की वजह से हो सकता है। अब इनमें से भी फिल्टर हो जाता है उन टेक्नीशियन को, जो टेक्नीशियन समझ पाता है कि इसमें कौन सी लाइन है, इसमें जो बनने वाली वोल्टेज होगी वो वोल्टेज कैसे बनेगी, ये वोल्टेज ऑलवेज कौन सी है, इसमें प्रोग्रामेबल वोल्टेज कौन सी है, इसमें डेड के लिए कौन जवाबदार है, डेड के लिए कौन जवाबदार नहीं है, कौन सी वोल्टेज कौन सा फॉल्ट क्रिएट कर सकती है, ये सब जो इसमें भी जान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जो लोग इसके सीक्वेंस को फॉलो करेंगे उसको समझ में आ जाएगा। तो अब हम ये सब जो वोल्टेज है एक बार उसके स्केमेटिक में देखते हैं। एक बार इसके डायग्राम जो है उसके हमारे पास इसका स्केमेटिक उसके अंदर देख लेते हैं कि ये इसका स्केमेटिक है, डायग्राम। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसमें हम पावर आईसी के पास जाते हैं। इसका मेन पीएमआईसी में रेगुलेटर, देखो ये पावर आईसी है, पीएमआईसी यहाँ MT6358 लिखा है। इस आईसी के अंदर ये जो पार्ट इसके अंदर बताया है, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर बताया है उसका कोडिंग लिखा है U2001A है, बराबर। ये ए पार्ट जो बताया है वो सब इसके अंदर बक कन्वर्टर है। ये इसका स्विचिंग पावर सप्लाई बक कन्वर्टर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वाइल दी गई है, तो इसमें 9 बक कन्वर्टर है, स्विचिंग पावर सप्लाई है इसके अंदर। इनमें से एक भी बक कन्वर्टर इस लाइन का इस नाम का नहीं है। देखिए जो वहां हमने लिखा है वो इसमें नहीं है। जैसे इसमें वीप्रोक 1 लिखा है तो उसमें कोई वीप्रोक 1 नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है वीप्रोक 2, तो उसमें भी ये नाम नहीं है। उसके बाद लिखा वी कोर, तो उसमें भी ये नाम नहीं है। इसके बाद लिखा वी मॉडेम, तो ये भी उसमें नाम नहीं है। इसमें वी पा लिखा है तो वो भी उसमें नाम नहीं है। VS1 लिखा है तो वो भी उसमें नाम नहीं है। VS2 लिखा है तो वो भी उसमें नाम नहीं है। VGPU लिखा है तो वो भी उसमें नाम नहीं है। और VDRAM रखा है तो वो भी उसमें नाम नहीं है, क्योंकि ये सब बक है। इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डेड का भी हो सकता है, और मोबाइल ऑन है और ये सब LDO वोल्टेज है, तो बक वोल्टेज इसके लिए जवाबदार नहीं है। अब हम LDO सेक्शन पे जाते हैं, तो उसका सेकंड पार्ट दूसरे पेज पे यहाँ बताया है LDO, जो इसके अंदर इसका U2001B भाग है, ये LDO सेक्शन है। अब उसमें से आपको ये सब वहां जो लिखा हुआ था वो सब आपको दिखने को मिलेगा, जो वहां लिखा है ए। अब इसमें जो लिखा हुआ चीज है, इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनमें से फिल्टर करके निकाल देंगे, क्योंकि कुछ वोल्टेज इसमें ऐसे होंगे जो डेड के लिए जवाबदार नहीं रहेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? फिर हम इसके अंदर डाटा शीट में जाएंगे। उसकी डाटा शीट के अंदर एक पावर ऑन सीक्वेंस कहीं एक पेज पे दिया जाता है, P ऑन सीक्वेंस, पावर ऑन सीक्वेंस। एक मोबाइल को ऑन होने के लिए एक कितनी वोल्टेज उसके अंदर बननी चाहिए, ये यहाँ कहीं सीक्वेंस में बताया है। एक बार देखते हैं। ये रहा, यहाँ लिखा है पावर ऑन ऑफ सीक्वेंस, बराबर। यहाँ ये पावर ऑन ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो डेड के लिए जवाबदार है, एक मोबाइल को ऑन होने के लिए, एक सिस्टम को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। ये सब वोल्टेज का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें कुछ बक, कुछ LDO ऐसे है जिसका फॉल्टी हो जाने से मोबाइल डेड हो जाता है, जिसका फॉल्टी होने से मोबाइल डेड हो जाता है। तो हम एक बार यहाँ जो लिस्ट है उस लिस्ट को वहां देखेंगे, और जो जो यहाँ बताया गया है वो हमारे उसमें से निकाल देंगे, वो सब सही होगा। ऐसा होगा ना वो सब, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो बोर्ड क्या हो जाएगा? डेड कंडीशन में हो जाएगा। या हो सकता है ये हाफ शॉर्ट हो, इस वजह से भी हो सकता है। एक बार देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इसके नाम पे आता है, तो हम एक बार टिक करके उसको फिल्टर कर देते हैं कि इसमें क्या है। चले इसके अंदर यहाँ से अब उधर देखिए, इसमें VDI 1. VRTC VX2.2 ये सीक्वेंस में दिया है, ये सीक्वेंस में है, बराबर। उसके बाद V एक्सेलरेटर, VS2, V कोर, V मॉडेम, V GPU,
VSRAM एक्स्ट्रा पावर IC and VS1 V8 1.2 V core VSRAM VIO 1.8 है इसमें, VIO 1.8, VIO 2.8 है, 1.8 नहीं है। VMC नहीं V, हाँ ये रहा, चलो इसको भी निकाल दो, है VMCH। देखिए इसमें VEMC है, VMCH है, ये निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें VIO 2.8, यस VIO 2.8 है, ये VLDO, सॉरी ये नहीं, VIO 2.8 इधर नहीं है, VIO 2.8 इधर है, ये है ना, ये नहीं है, VIO 2.8। VDRAM VUSB इसमें है, हाँ VUSB है, ये है ना। उसके बाद VAuxiliary 2.8 और रीसेट, बस। अब इसमें से ये फिल्टर हो गया कि ये 1 2 3 ऐसे कुछ सीक्वेंस में दिया गया वोल्टेज है, उसको तो हम डिस्टर्ब में नहीं मान सकते, वरना उससे क्या हो जाता है, बोर्ड डेड हो जाता है। तो अब हमारे पास फिर से एक बार उसी जगह पे जाते हैं जहां हमने ये चीज़ें लिखी है, और फिर हम उसी वोल्टेज को फिल्टर करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने ऐसे वोल्टेज होने चाहिए जो प्रोग्रामेबल है, कितने ऐसे वोल्टेज होने चाहिए जो वोल्टेज है वो स्टेबल है, मतलब सॉफ्टवेयर से हैंडल वाला है। हीटिंग एरिया जो था वो जनरली इसके मिडल में से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ा था, बराबर। तो हम उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा एरिया यहाँ से इसके बीच में था, बराबर। तो इसमें V कैमरा 1, इस पे हम डाउट कर नहीं सकते क्योंकि कैमरा ऑन था, हमने कैमरा ऑन किया था, कैमरा ऑन था। VXO 2.2 वो तो हमने देख लिया कि वो डेट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये तो हटा देंगे। V सिस्टम LDO एक ये है और एक V, ये तो सही है, तो हमने देख लिया। और मोबाइल के अंदर पहले भी मैंने सिम लगा के देखा था, नेटवर्क चल रहा है, और तो इस पे भी कभी हम डाउट नहीं कर सकते। और ये उसके बाद VIO 2.8 ये भी सही है क्योंकि ये तो उसमें था ना सीक्वेंस में। उसके बाद का वोल्टेज VSIM2 ये भी सही होगा। VMCH और VMC, बराबर। हमने इसमें VMCH और इसमें VMC, बराबर। और एक इसमें सिस्टम LDO 2, एक VLDO 2.8, एक V सिस्टम LDO 1, एक VFE 2.8। मतलब इनमें से कहीं एक आध सप्लाई में कोई दिक्कत हो सकती है। तो एक बार हम उस डायग्राम में जाते हैं और उसको सर्च करते हैं कि वो वोल्टेज कौन सा है। सबसे पहले हम यहाँ पहला वोल्टेज हम सर्च करते हैं, इसमें VLDO 2.8 ये जो था ना, ये VLDO 2.8। पावर IC के पास जाते हैं, VLDO 2.8 कहीं लिखा है, देखो P8 नंबर की पिन, पावर IC की P8 नंबर की पिन, DLDO डिजिटल LDO की ये वोल्टेज है 2.8 P8 नंबर की पिन से आउटपुट हुआ है। अब इधर आ जाइए, देखिए इधर है ना, इसमें P8 नंबर की पिन LDO 2.8 वोल्टेज, वहाँ से ये आउटपुट होते हुए ये वोल्टेज कहाँ गया, VLDO 2.8। अब VLDO 2.8 यही हुआ ना, इसको अगर हम कॉपी करके अगर हम देखें कि ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये लाइन एक रजिस्टर में जा रही है, 0 ohms का रजिस्टर। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट में जा रही है, इसके बाद कहाँ जा रही है लाइन, फिंगरप्रिंट में जा रही है, 0 ohms का रजिस्टर लगा के फिंगरप्रिंट में। उसके बाद नेक्स्ट दिया जाए तो ये लाइन कैमरा में जा रही है, मेन मोनो कैमरा जो है उसमें। और कैमरा के लिए ये वोल्टेज किस जगह पे दिया गया है, देखो LDO 2.8 वोल्टेज की लाइन जो है वो कैमरा में AF AVDD के लिए दी गई है।
कैमरा के अंदर वोल्टेज दिया गया है तो कैमरा तो देखा ना दोनों साइड से ऑन था। अब ये इस पे डाउट कर सकेंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये कैमरा ऑन है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये कैमरा की ये सप्लाई मोबाइल के अंदर कैमरा अगर ना मिले तो कैमरा को डेड कर मतलब कैमरा बंद कर सकती है? ये पहले आपको पता है? आप लोगों को इस वोल्टेज के बारे में पता है कि ये वोल्टेज जो है वो कैमरा को क्यों दिया गया है? यहाँ लिखा है AF AVDD और कैमरा को कोई एक वोल्टेज पे ही चलाया जाता नहीं है। देखो यहाँ एक लिखा है कैमरा में AVDD, एक लिखा है AVDD, देखा? एक वोल्टेज वहाँ भी दिया गया है, AVDD का वोल्टेज उसको दिया गया है एक, और एक इसके अंदर वोल्टेज यहाँ AVDD दिया गया है और एक DVDD भी दिया गया है, DVDD, DOVDD, AFVDD ये दिया है। तो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हम जवाबदार मान सकते हैं। कैमरा तो ऑन था, कैमरा को ही दिया गया है ये वोल्टेज, फिर भी हम जवाबदार मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज 2.8 का है और ये वोल्टेज जो है ऑटो फोकसिंग के लिए है। अगर ये कैमरा को वोल्टेज ना भी मिले तो भी कैमरा ऑन होगा, लेकिन फोकसिंग नहीं होगा, ऑटो फोकसिंग नहीं होगा, फोकसिंग बंद हो जाएगा। और ये वोल्टेज 2.8 वोल्टेज ऑलवेज वोल्टेज है कि जैसे ही पावर की प्रेस करते हैं तो ये वोल्टेज बन जाते हैं और ये कंटिन्यू बनते हैं। ये वोल्टेज कैमरा और फिंगरप्रिंट को दिया गया है। तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगी और कैमरा अगर काम करेगा तो कैमरा के अंदर फोकसिंग नहीं होगी, ऑटो फोकसिंग नहीं होगी। अगर ये सप्लाई का प्रॉब्लम रहा तो कैमरा में ऑटो फोकसिंग नहीं होगी। अब मैं आपको मेन बात पे आता हूं। जब मेरे पास ये मोबाइल रिपेयर में आया, मैंने आपको जब स्टार्ट वीडियो किया था तब आपको बात किया था कि मैंने इस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा देखा और मोबाइल को खोलने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरा प्रॉब्लम मुझे कहाँ कौन सी लाइन पे है। मुझे कैसे पता चला था कि मैंने मोबाइलों के अंदर सारा चीज़ें चेक किया, सब सेंसर चेक किए, सब जितने भी नेटवर्क ये सब चेक किए। उनमें से जैसे ही मैंने कैमरा चेक किया तो कैमरा के अंदर मैंने जैसे ही जूम किया या कोई के पास जब मैं कैमरा लेके गया तो वो कैमरा फोकसिंग नहीं कर रहा था, मतलब फिक्स था, ऑटो फोकसिंग नहीं होना चाहिए ना, तो ये फोकसिंग नहीं हो रहा था। वहां से हमें पता चल गया कि इसके अंदर ये कैमरा की ये सप्लाई बंद है, ऑटो फोकसिंग। इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग में जितने भी डिवाइस, जितने भी फंक्शन है, वो हर एक फंक्शन की सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक कैमरा के अंदर भी अलग अलग फंक्शन है। तो उसके अंदर कौन सी सप्लाई किस लिए दी गई होती है वो जब तक आपको पता नहीं होता है तब तक आप उसके अंदर प्रॉब्लम, आपका दिमाग वहां चलता ही नहीं है। जब तक आपको इंजीनियरिंग नहीं पता है तब तक आप रिवर्स इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हो। मुझे इंजीनियरिंग पता थी, यानी कि मुझे पता था कि इस कैमरा के अंदर वर्क करने के लिए इतनी सप्लाई होती है, ये सप्लाई इसके लिए दी जाती है, ये सप्लाई इसके लिए दी जाती है, ये सप्लाई ये फंक्शन के लिए दी जाती है, और जो फंक्शन बंद हो गया उसका मतलब कि हमारा वो सप्लाई पे डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम मेन बात पे आते हैं कि ये सारा चीजें मुझे घुमा घुमा के बताने का कोई मतलब नहीं था, मुझे तो पता ही था। अगर मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि ये फॉल्ट था, 5 मिनट में खत्म करता। लेकिन जब आपके अंदर कहां से सोच आएगी कि आप ऐसे मान ली कि एक ऐसे टेक्नीशियन हो, ज्यादा आपको पता नहीं है, तो आपको किस तरह से समझना है ये बेच बताया। कि ये मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसके अंदर इस एरिया पे हीट हो रही है, बाद में डाटा शीट से देखो कि कौन कौन सी सप्लाई है, फिर उसी सप्लाई के ऊपर कूल टेस्ट हॉट टेस्ट करके आप जाओ। ये एक लीगली तरीके से, जब हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो ऐसे चलना पड़ेगा। एक दिन आपको काम करते करते एक्सपीरियंस, ये देखते देखते ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी सोच वहां तक लेके आने के लिए आपको ये सारा चीजें फॉलो करना पड़ता है, बराबर। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम में हर एक चीज को, मोबाइल के हर एक फंक्शन को देखना है। उस फंक्शन में भी अंदर फंक्शन है ये भी देखना है, मतलब कैमरा ऑन करके चला नहीं जाना है। अगर आपने कैमरा ऑन किया, मैंने आपको कैमरा ऑन करके बताया, तब कैमरा चालू था ना। तो अगर हम इस वोल्टेज को नहीं समझते हैं कि ये कैमरा को क्यों दिया गया है, तो आप इस वोल्टेज पे डाउट नहीं करते, अभी आगे स्किप करके दूसरी जगह पे चले जाते। ऐसा ही हुआ ना।
आपने क्या बताया कि ये वोल्टेज तो कैमरा चालू है, कैमरा के लिए जवाबदार नहीं है। अब हम ये देखते हैं कैमरा ऑन करके कि इसमें ऑटो फोकसिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं होगी, फिंगरप्रिंट भी काम नहीं करेगी, वहां से भी पता। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि आपको उसमें क्या करना है, कभी भी कोई भी ऐसे फॉल्ट है तो पहले सारा चीजें इसके अंदर देख लेना है, लग नहीं जाना है काम पे। मोबाइल के अंदर ये बैटरी बैकअप का इश्यू है, मेन प्रॉब्लम है कि बैटरी बैकअप का इश्यू है इसमें। कैमरा तो वैसे चल रहा है ना, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अब हम एक बार इस मोबाइल के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या प्राइमरी लाइन में दिक्कत है कि नहीं। एक बार हम इसको डीसी से कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर एक बार मोबाइल को ऑन करके उसका जो कैमरा है ऑटो फोकसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखते हैं। उसके लिए आप एक बार ये जो डीसी मशीन है उससे हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके हम देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल में प्राइमरी कोई डिस्टर्ब में है कि नहीं है, क्योंकि ये पावर आईसी इतना हीट हो रहा है। तो जी देखो, जब प्राइमरी जब टेस्टिंग करनी है तो 4.2 वोल्टेज पे आपको सेट करना है, तो हमने 4.2 वोल्टेज सेट कर दिया है। अब आप एक बार डीसी थोड़ा ऊपर करिए जी, आप अगर एक बार डीसी से कनेक्ट करिए, देखिए डीसी से कनेक्ट कर लिया। अभी क्या है, कोई करंट ले रहा है, उसका मतलब प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कि प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा पावर आईसी पे रोजिन लगा दीजिए, ऐसे ही रखिए कनेक्ट करते हुए ही। थोड़ा पावर आईसी पे फिर से एक बार देखेंगे, थोड़ा दिखाई दे ऐसे जी, बस हो गया। करिए, सेट करिए, ऊपर करिए, ऐसे नहीं जी। पावर की प्रेस करिए। पावर की प्रेस करने से ये डीसी से ऑन नहीं हो रहा है। ये डीसी से इसलिए ऑन नहीं हो रहा है कि डीसी में थर्मल और आईडी इससे मैच नहीं हो रही, इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये मोबाइल डीसी मशीन में ऑन नहीं होता है। ये मोबाइल डीसी मशीन में ऑन नहीं होता है क्योंकि इसका जो बैटरी थर्मल और आईडी का बेज है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये मोबाइल को हम डीसी मशीन से ऑन नहीं कर सकते। कोई चालू मोबाइल भी लोगे तो भी डीसी से ये प्रॉब्लम होगी। एक बार फिर से पावर की प्रेस करिए, देखिए इसके अंदर ऐसा कंडीशन है। हर कोई मोबाइल डीसी पे भरोसे पे नहीं रहना चाहिए, आपको पावर आईसी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। देखिए इसके अंदर ये करंट गया और ये छोड़ दीजिए, करंट जो आ गया। तो ऐसे करंट जब लेके छोड़ देता है तो कहीं कहीं बार इस मोबाइल के अंदर डीसी से मोबाइल ऑन नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब हम एक बार क्या करते हैं, इस मोबाइल के अंदर हम एक बार कैमरा ऑन करते हैं और कैमरा ऑन करके मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑटो फोकसिंग काम कर रहा है कि नहीं। एक बार अब हमें उसको बैटरी से ही ऑन करना पड़ेगा। देखिए ये ऑन हो गया है। एक बार हम देखते हैं इसके अंदर कैमरा ऑन करके। हमें ये भी जल्दी से चेक करना चाहिए, वरना ये हो जाएगा कि इसमें वो टेम्परेचर की एरर आने लगेगी। देखिए ये जो है ये देखिए फोकसिंग हो रही है। देखो मैं यहाँ टच हो रहा हूँ, देखो यहाँ ये फोकसिंग हो रही है, ये दिखता है ना, ये डीसी मशीन का ये चीज़ इसके अंदर दिखता है। देखो उसके अंदर ये ऑटो फोकसिंग होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ ऐसे हाथ रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्लीन होना चाहिए। हो रहा है ब्लरी है ना, देखो ये देखो अब आ गया।
मतलब इसके अंदर ऑटो फोकसिंग। देखिए, तो इस तरह से हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसे आपको समझना है। अब हम एक बार उसका AF सप्लाई, पावर आईसी तो चेंज हो गई है, अब ये सप्लाई में ऐसी क्या चीज़ है जो शॉर्ट कर रही है और ये वोल्टेज आ रहा है कि कितना आ रहा है, क्या है, एक बार हमें ये भी चेक करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार वो लोकेशन देखते हैं कि वोल्टेज कहाँ मिलना चाहिए, उसके बाद हम उसको वोल्टेज को चेक करते हैं और ये लाइन में क्या कंडीशन है, क्या शॉर्टिंग है, ये एक बार देखते हैं। तो अब देखिए, हमारे इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये AF सप्लाई में प्रॉब्लम था ना ये। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा कैमरा है उस पर कैप लगाया हुआ है। इस कैप को हम पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सा कैप इस लाइन में लगा हुआ है उसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले C कितना लिखा है, C6902, बराबर, एक कैप ये है। उसके बाद हमारा कैमरा कनेक्टर है, ये कनेक्टर का कोड है J6902, बराबर, ये हो गया। अब हम इस सप्लाई को आगे नेक्स्ट देते हैं, कहाँ जा रही है, तो एक दूसरे कैमरा कनेक्टर पे भी जा रही है। ये दूसरा कैमरा है J6903, बराबर, ये दूसरा कनेक्टर है कैमरा का, माइक्रो जो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा कनेक्टर है। वहाँ भी एक कैप इसके अंदर ग्राउंड किया हुआ है, C6972। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, तो ये पावर आईसी से आने वाली है। यहाँ कोई LDO इस लाइन में है, कोई कैप डायरेक्ट इस आईसी की कौन सी पिन से आ रहा है, N9 से आ रहा है। वहाँ एक कैप है ना, R9, कौन सा, N9 से आ रहा है और उसमें एक कैप है, वो कैप का कोड है C2113 है ना, 2113 जी, बराबर। अब आगे और हम एक बार नेक्स्ट देते हैं। इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर तो शॉर्ट नहीं होता है क्योंकि ये तो सीरीज में है। आगे फिंगरप्रिंट में आगे कोई रजिस्टर लगाया है कि नहीं, कैपेसिटर लगाया है कि नहीं, उसको भी इस लाइन को आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देंगे, हाँ, तो फिंगरप्रिंट में एक कैप लगाया है ना, इधर भी कौन सा है, C6732, बराबर। और फिंगरप्रिंट कनेक्टर कौन सा है, कोड इसका J6702। अब ये लाइन जो है इसमें 1 2 3 4 कैप है, 1 2 3 इसके अंदर कनेक्टर है। अब हम इनमें पहले उसका GR चेक कर लेते हैं, कूल टेस्टिंग, ये देखने के लिए कि क्या इस लाइन में शॉर्टिंग है, क्या ये लाइन डिस्टर्ब में है। यही लाइन डिस्टर्ब में होनी चाहिए क्योंकि इसकी यही लाइन ऐसी है जो ऑटो फोकसिंग के लिए है और वो डेड के लिए नहीं होती है। तो एक बार इसी लाइन को हम देखते हैं और ये बाद में हमें ये भी देखना है कि ये कैप है वो हमारे मोबाइल में, बोर्ड में किधर इसके अंदर लगाया गया है, बराबर। तो इनमें से कोई एक कैप ढूंढ के उसके अंदर देख लेते हैं, C902। तो हम यहाँ लिखते हैं C6902, राइट। अब ये मदरबोर्ड में किधर है, ये हमारा जो कनेक्टर है ना, कैमरा कनेक्टर, मतलब ये ये है ना कैप, और कनेक्टर भी ये है, बराबर। ये कैमरा कनेक्टर है, कनेक्टर के बगल में याद रखना, सब याद रखना कि किधर है, बराबर। कैमरा कनेक्टर के कौन से लोकेशन पे है, याद रहा, बराबर। आपको ये देखना है कि इसके अंदर ये कैमरा कनेक्टर इस साइड है, 2 कैप के बाद में एक कैप है, वो कैप, बराबर, इधर चेक करना है। और कैमरा कनेक्टर का लोकेशन देखो, CPU के ऊपर उस साइड है, एक तो इधर कैप है, ये दूसरा कैप भी हम सर्च कर लेते हैं, C967 2, बराबर।
नेक्स्ट देते हैं इस बार। ये दूसरा कैमरा है ना, इधर देखा आगे के साइड वाला कैमरा है ना, माइक्रो कैमरा 1 2 3 4, चौथा वाला कैप है ना इधर, इसको तो देखो ये कनेक्टर भी मिला, ये कनेक्टर है ना, ये वाला 3 वाला भी मिला, ये भी मिला, ये दोनों भी मिल गया। ये कनेक्टर के बगल में ये कैप है, ये कनेक्टर के बगल में इसका ये कैप है। अब हमारे दूसरा कैप है, किधर है, C 21 13, ये नेक्स्ट देते हैं C 21 13, बराबर। ये जो हमारा कैमरा था ना उसमें ये प्लेट में है, ये बाहर नहीं है, इसका सील्ड है, तो अभी इसके सील्ड उतारना नहीं है, तो देखेंगे बाद में अगर शॉट बाहर से नहीं मिला है तो कोई कैमरा शॉट है या फिर कोई कैप शॉट है। पावर आईसी तो ऑलरेडी बदल दी गई है, हाँ फिंगरप्रिंट तो निकाल दिया जाएगा, फिंगरप्रिंट तो है नहीं बोर्ड में, निकाल दिया है ना। तो अभी तो यही हुआ ना कि या कैमरा शॉट होगा या बाहर लगा हुआ कोई अंदर कैप है। मतलब कैप कितना है, 1 2 3 4, 4 कैप में से कोई एक कैप या 2 कैमरा में से कोई एक कैमरा शॉट है, ऐसा हुआ। अब हम एक बार इसके अंदर ये देखते हैं कि ये कैप तो बाहर है। चलो दूसरा कैप एक बार देख लेते हैं, ये वाला कैप C 6 7 3 2 जी, ये जो कैप है, ये फिंगर प्रिंट कनेक्टर भी वहाँ हमने लिखा था, उसके ऊपर का कैप ये है। तो अगर मैंने जो फोटो लिया था उसमें अगर दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं, ये वाला कैप, बराबर। अब एक और चीज़ देखिए इसके अंदर, लोकेशन सब याद रह गया, इन 4 कैपेसिटर 1 2 3, ये कैप तो बोर्ड में सील्ड में है, ये तीनों 3 याद है आपको किधर किधर है, बराबर। तो हम जाइए उधर, चलो हम इसके अंदर अब एक बार चेक करते हैं। चलो पहले वो कैमरा जो है ना ऊपर वाला, हाँ ये कैमरा निकाल दीजिए। जी, अब हम इसमें कुल टेस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, मीटर को डायोड रेंज में रखना है। अब ब्लैक प्रोब को कहीं आपको चेक करना है, रेड से ग्राउंड करना है, रेड प्रोब कहीं ग्राउंड रख दीजिए। और पता है ना कौन सा कैप है, देखो हाँ उधर से 4 नंबर का कैप है, वो चेक करिए। ऊपर तो ग्राउंड होगा, नीचे की लाइन में चेक करिए। यस, ये लाइन ही शॉर्ट है। अब ये समझ में ये आया कि ये लाइन शॉर्ट है, ये नहीं समझ में आया कि ये कैप शॉर्ट है, ये नहीं है कि ये कैप शॉर्ट है, हमें ये समझ में आया कि ये लाइन शॉर्ट है। अब इस लाइन में लगे हुए 2 कैमरा, 3 कैप और एक फिंगरप्रिंट, जिसमें ये कैमरा तो निकाल दिया है, कैमरा तो 2 ही हुआ ना, हाँ 4 कैप है, तो इसमें से 4 कैप में से कोई एक शॉट हो सकता है। अब हम दूसरा कैप का लोकेशन नीचे था ना फिंगरप्रिंट के, वहाँ उसी से नीचे देखिए एक बार, नीचे बोर्ड, इधर नहीं, बोर्ड को ऐसे नीचे फिंगरप्रिंट कनेक्टर सामने लेके आइए, आपको नीचे नहीं उतरना है बोर्ड, हाँ बस बस बस। अब देखो वो जो कैप था ना, हाँ वही कैप, यही शॉट है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हाँ वो ये है, बराबर। आप एक बार इसका इसका उसकी बॉडी से बाहर निकाल के कैमरा एक बार ओपन करिए, सब कैमरा निकाल ही लेते हैं बोर्ड से, उसके बाद देखते हैं। कैपेसिटर पीछे की साइड है, इसलिए आपको बोर्ड इसके निकालना ही पड़ेगा बाहर। ये डिस्प्ले बेल्ट ये सब हटा दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी।
देखिए अभी हमने कैमरा सब हटा दिया है और वो लोकेशन पता है उस कैमरा का, जो मेन कैमरा था ना उसका कनेक्टर इस साइड नहीं था ना, उस साइड, हाँ। और उसमें जो कनेक्टर है ना बड़ा वाला साइड में, ये कनेक्टर, हाँ उसको थोड़ा देखो उसमें स्क्रीन में नीचे, हाँ बस, हाँ उसको थोड़ा देखिए, क्लीन करिए। इसमें ये केप था ना, ये वाला, ये था ना, हाँ इसका देखिए ये लाइन इसका, अब शॉर्ट तो है, ये तो पक्का है ना। अब कैमरा तो शॉर्ट नहीं है क्योंकि कैमरा तो निकल दिया है, पावर ऐसी तो बदल दी है। अब आपके पास ऑप्शन रहा, फिंगरप्रिंट भी निकल दिया है, अब ऑप्शन है केप ही है। अब कौन सा केप शॉर्ट है, मेन चीज यही है। 4 केप है, कितना 4 में से 3 बाहर दिखता है, 1 प्लेट के अंदर है, तो आपको तीन को थोड़ा थोड़ा रोजिन लगा देना है, फिर मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करेंगे तो 3 में से जो कोई एक होगा तो बाहर पता चलेगा, अगर वो 3 में से किसी एक का रोजिन नहीं पिघला तो अंदर है वो शॉर्ट है, ये तो पक्का हो गया। अब हम इसको फुल शॉर्ट माने या इसको हाफ शॉर्ट, देखिए तो इसके लिए हम एक बार यहां ओम्स रेंज में उसको चेक करना है। कौन सी रेंज में? ओम्स रेंज में। जैसे मैं मीटर को ओम्स रेंज में सेट कर लेता हूं, कर लिया। अब पहले मल्टीमीटर का दोनों आपस में प्रोब ज्वाइंट कर दीजिए, बराबर। जब आपस में प्रोब ज्वाइंट किया तो भी इसके अंदर 0.0367 जितना आ रहा है। अब आप उस कैपेसिटर जो शॉर्ट है ग्राउंड के साथ उसको चेक करिए कि उसके अंदर वो कितना रीडिंग आ रहा है। ये 1.2 आ रहा है, 1.1 मतलब करीब करीब 1 ओम्स की रीडिंग है उसमें, 1 ओम्स की रीडिंग इसके अंदर है ना, 1 ओम्स की रीडिंग इसमें है। अब हम एक बार एक रजिस्टर बीच में था और बाद में वो फिंगरप्रिंट पे वोल्टेज दिया था, उस कैपेसिटर पे चेक करेंगे, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर भी है ना, 0 का है जे, वैसे उधर आप चेक करो तो वो कैपेसिटर, वो फिंगरप्रिंट वाला कैप जो था नीचे, हाँ जाने दो नीचे, हाँ वो जो कैप है ना उस पे चेक करिए तो हाँ ऊपर वाला, हाँ वही, ये 0.96 है, 0.96। अब हम एक बार वो कैमरा के बगल में रजिस्टर है उसकी दोनों साइड चेक करते हैं। कैपेसिटर, वो जो कैमरा था ना ऊपर वाला कैमरा, उसमें जो वो कैप था, हाँ इधर आपको इधर एक बार टच करना है, एक बार इधर टच करना है। वो रजिस्टर है ना 0 ओम्स का, नीचे आ रहा है 1.1, ऊपर चेक करो, इसमें भी 1.1, ऊपर भी 1.1, नीचे भी, नीचे चेक करो, जी कोई बात नहीं। चलो अभी इसके अंदर एक बार ये देखते हैं कि इसमें 1 ओम्स का ग्राउंड के साथ रीडिंग है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर फुल शॉर्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पूरा वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता होगा, कुछ वोल्टेज तो वहाँ बनेगा भी, क्योंकि अभी ये 1 ओम्स ऑलरेडी रीडिंग है। जैसे बीप साउंड में तो आपको लगता है ना फुल शॉर्ट है, देखिए रियल में ये आप एक बार इस सर्किट को अब चेक करिए, जो देखो अभी देखो बजर रेंज में आपको 0.00 लास्ट का 4 इस तरह से आ रहा है ना, बराबर। अब आप फिर से इस मदरबोर्ड को उसकी बॉडी से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद एक बार हम उसका वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज आना जरूरी आएगा, क्योंकि 0 ओम्स नहीं है, ये 1 ओम्स के करीब करीब इसके अंदर शॉर्टिंग है ना, थोड़ा 1 ओम्स के नज़दीक, मतलब अगर पूरा 0 होता तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता, थोड़ा बहुत इसके अंदर शॉर्टिंग है तो कुछ वोल्टेज मिलता, कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी
होता। हाँ, ये कितने वोल्टेज की लाइन है? 2.8 वोल्टेज की लाइन है। यहाँ आना कितना चाहिए? 2.8 वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.8, बराबर। कैमरा की ऑटो फोकसिंग के लिए ये वोल्टेज दी गई है। एक बार बस बैटरी लगा दी। अब आप इसके मोबाइल को पावर की प्रेस करके ऑन करो और इसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं। किया चालू, अब वोल्टेज चेक करो उधर। इस बार आप उसी कैप पे आपको वोल्टेज चेक करना है। कोई बात नहीं, आप प्रोब वो ही रखो, ब्लैक ही रखो, माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पॉइंट टूटा हुआ है ना, इसलिए। नीचे नीचे नीचे, हाँ वहीं 1.1 वोल्टेज आ रहा है। कितना आना चाहिए? 2.8। आ कितना रहा है? 1.8, सॉरी 1.1। मतलब इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ओम्स है ना, इसलिए ड्रॉप हो रहा है। फुल शॉट नहीं है ये हाफ शॉट है। वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन 2.8 पूरा नहीं आ रहा है, बराबर। कोई बात नहीं, अब बैटरी निकाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट किधर है, इसलिए हम तीन कैपेसिटर पे थोड़ा रोजिन लगा देंगे, फिर मोबाइल को ऑन करेंगे। तो अभी हम लगा दीजिए, इधर एक रोजिन लगा दीजिए, ये कैप पे थोड़ा लगा दीजिए, और नीचे के कैप पे, दोनों पे पहले लगाए, बाद में देखते हैं। बराबर, ऐसे सामने दोनों इमेज दिखाई दे, ऐसे रखिए और बैटरी लगा के पावर की प्रेस करिए। बैटरी लगा के इसका पावर की प्रेस करिए। यस, जी जी, निकाल लीजिए बैटरी। ये चोर है। अब इस कैप को आपको निकालना है, निकाल दीजिए इस कैप को। मतलब बैटरी निकाल दिया ना? हाँ, थोड़ा धीरे से। जी, जीरो था ना, जीरो, इसलिए। एक मिनट, अच्छे से निकालना। निकालो, आराम से निकाल दो सर। जा उससे निकाल लो, जैसे निकालना है। देखिए, एक बात है, कल मैंने आपको, हम जब कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, तब मैंने आपको क्या बताया था कि कैपेसिटर शॉर्ट होता है, बराबर, वोल्टेज की लाइन में। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ उसने प्रोटेक्शन का काम किया, रिपल आई होगी। तो ये कैपेसिटर जब हम निकालते हैं तो फिर यहाँ आपको वो कैपेसिटर लगाना भी है, बराबर। ऐसे निकाल के आप चालू करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कल को कोई ऐसा इश्यू आएगा तो कोई दिक्कत आ जाएगी। आपने निकाल दिया कैप, बराबर। किधर रहा कैप? कैप किधर है? हाँ, हुआ ना? तो कैपेसिटर एक बार साइड में रख दीजिए, और अब हम एक बार इसका जीआर चेक कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, जीआर आ गया। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसका पावर आईसी जो है ना, पीएम आईसी, उस पर थोड़ा रोजिन लगा दो। रोजिन लगा के फिर मोबाइल को ऑन करते हैं। अब देखते हैं पावर आईसी हीट हो रही है या नहीं हो रही है। अब तो हीट नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज भी चेक कर लेंगे उस टाइम। हाँ, बस। अब फिर से आप मोबाइल को ऑन करिए। ऑन करने के बाद एक बार हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। तो हमारा वोल्टेज 2.8 वोल्टेज करीब होना चाहिए। 1 वोल्टेज के करीब आ रहा था। किया पावर की? ऑन हो गया। ऑन हुआ? हाँ। देखो ऑन है।
बराबर। अब इस टाइम में तो इतने टाइम में तो पावर आईसी तुरंत हीट होना स्टार्ट हो जाती थी ना, देखो अभी पावर आईसी हीट होना बंद हो गई। अब हम एक बार वो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चलो वोल्टेज चेक कर लिए, आ गया, देखो आ गया ना 2.8 वोल्टेज, जो कि ये ही वोल्टेज पहले नहीं आ रहा था। अब उस कंडीशन में हमारा जो सप्लाई है, ये मोबाइल भी इतना टाइम अभी नहीं लिया जितना मोबाइल को लेना चाहिए था। जब पहले मोबाइल को ऑन करते थे तो कितना टाइम लिया था, अब ये नहीं लिया। देखो कैमरा तो उसमें कैमरा ऐसा भी लगाना पड़ेगा। कैमरा बाहर है ना, जी जी। चलो एक बार इसके अंदर कैमरा लगा दीजिए। तो इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम था ऑटो फोकसिंग का और ये जो पावर आईसी हीट होने का, ये प्रॉब्लम कहाँ से था, उसका एक कैप है वो शॉर्ट है। ऐसे ही कैप को फिर लगाना चाहिए, ऐसे रिमूव करके हम कस्टमर को नहीं देंगे और दूसरा कैप हम सेम कोई वैल्यू का वहाँ लगा देंगे, उसके बाद देंगे, ताकि आपका प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वैसा ही बना रहे। तो चलिए बस इस केस इस नहीं, कोई भी सेम वैल्यू का कोई भी लगा दो, सेम वैल्यू का कहीं का भी लगा दो चलेगा। उसके 4 वोल्ट का लगा, जो 4 वोल्ट मिलाएंगे इसमें उसका लगा देंगे तो वो तो नहीं, सेम वैल्यू का बता रहा हूँ ना। सेम वैल्यू का मतलब सेम वोल्टेज और सेम वैल्यू, सेम कैप, ऐसे आप कोई भी लगा सकते हो ऐसे। तो चलिए बस इस केस में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।